देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी, और ये पेपर जो है इसका कोड JW है। क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा करके पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 4 नंबर आपको न्यूमेरिकल के मिलेंगे और 1 नंबर आपको ये बताना होगा कि किरचॉफ का जो नियम है किसके लिए, वैद्युत परिपथ के लिए, ये बताना है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखना है, ये जो संतुलन दिया गया है इसको क्या कहा जाता है, मीटर सेतु। मीटर सेतु का मतलब होता है कि 1 मीटर के लिए डिजाइन किया जाता है ये। ठीक, तो ये पूरा जो डायमेंशन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 मीटर की होगी, ये दिमाग में याद रखना है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि R और S की वैल्यू बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि S प्रतिरोध जो है इसके समांतर, समांतर मतलब पैरेलल क्रम में एक 12 ओम के रेजिस्टेंस को लगा दिया जाता है। तब आपको R और S की वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास कैसा है, मीटर सेतु है। ठीक, तो इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी। पहली कंडीशन कब, जब हमारे पास ये R और S प्रतिरोध लगे हुए हैं, उस समय जो संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु जो है हमारे पास वो D पे है। ठीक है, और उसकी जो पॉइंट A से दूरी है कितनी है, 34 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या होता है, इसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस इसके समांतर लगाया जाता है, जिससे इसका संतुलन पॉइंट जो है वो D डैश हो जाता है, जिसकी A से दूरी कितनी है, 52 सेंटीमीटर है। अब आपको R और S की वैल्यू बताना है कितनी होगी। 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन लिखोगे, पहली शर्त के अनुसार जब संतुलन बिंदु कहाँ पे है, जब संतुलन बिंदु D है। ठीक है, तो उस केस में देखो मीटर सेतु में क्या होता है, मीटर सेतु में एक कंडीशन होती है कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई पहली डिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दूसरी डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम उसी कंडीशन को लगाते हैं, मीटर सेतु के कंडीशन, तो इसमें लगा देते हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस कितना है, R है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये L1 है। क्या है, L1 है। L1 कितनी दी है, 34 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस जहां पर संतुलन बिंदु है, इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस S डिवाइड बाई, अब इसमें डिवाइड में क्या आएगा, ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ये जो पूरा मीटर सेतु होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास L1 आ गई है, तो ये जो डिस्टेंस निकालोगे ये कितनी आ जाएगी, जो कि L2 होगी, और कितनी आ जाएगी, 100 में से इसको घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये हमें निकालना है, इसमें दिया नहीं है, ये हमको निकाल के दिखाना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, L2 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो यहाँ से सब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि जिससे याद रहे, R1 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू होता है R2 डिवाइड बाई L2, मीटर सेतु की कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो ये 17 जाएगा, इसको काटेंगे तो 33 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी S इंटू, सॉरी ये S आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा ये 17 जो है इधर में ले आओगे, 17 डिवाइड बाई 33 कितना आ जाएगा, 33। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये इक्वेशन कैसे बनी ये पता होना चाहिए। मीटर सेतु की कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन होती है कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, फिर उसका दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाई जो हमारे पास क्या है, संतुलन बिंदु है, उससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो लगा के हमने कंडीशन निकाली। अब जो दूसरी शर्त दी गई है, दूसरी शर्त ये है कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो लगा देते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त जो दी गई उसके अनुसार पहले, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल लगा देते हैं, ये दिखा देते हैं कि ये 12 ओम है। अब ये और ये 2 रेजिस्टेंस है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो इसलिए इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट निकालोगे, R इक्विवेलेंट
पैरेलल क्रम में जब इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो क्या है 1/s क्या है 1/r1 यानी s प्लस 1/12। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 12 प्लस s डिवाइड बाई s इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया जो कि आ गया S इंटू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस S। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आ गई। अब इस शर्त में जब संतुलन बिंदु आपका कहाँ पे आ गया है D डैश पे आ गया है तो ये वाली डिस्टेंस हमारी L1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस L2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब L2 निकालोगे L2 डैश कितना आ जाएगा 100 में से 52 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। ये हमारे पास समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ ये देख लो तो यहाँ पर क्या करोगे, ये दूसरी शर्त में जब संतुलन बिंदु का है डी पे है तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना निकालिए, ये निकालिए। पहली कंडीशन में आर इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ए से कितनी है डी डैश की 52 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू, इस बार रेजिस्टेंस कितना हो गया है, इन दोनों की जगह हम ये रेजिस्टेंस लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा s इंटू 12 डिवाइड बाई ये क्या है 12 प्लस s है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास, सॉरी ये तो हमने अभी रेजिस्टेंस लिखा है, अब हमें डिस्टेंस से भी डिवाइड करना होगा ना। जब डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ये डिस्टेंस L2 डैश है कितनी है 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। अब इसको अरेंज कर लो तो R डिवाइड बाई 52 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा S इंटू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस S और ये हमारे पास आ जाएगा 48। 48 से जब इसको काटेंगे 12 चौक 48 होता है, कितना होता है 12 चौक 48 यानी ये हमारे पास 4 बचेगा और इसको काट देंगे कितना बचेगा 13 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा S इंटू 13, ये वाला जो है 13 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 डिवाइड में क्या आ जाएगा 12 प्लस S आ जाएगा। अब यहाँ पर ये R क्या गया, ये R इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ है ना, नहीं थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन थर्ड ये रही, दोनों में R इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो लिखोगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 3, दोनों को बराबर करो तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा S इंटू 17 डिवाइड बाई 33, ठीक है, इज इक्वल टू S इंटू 13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 12 प्लस S आ जाएगा। यहाँ से S से S कट जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये क्या आएगा 17 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 17 का सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 को यह लिख देता हूँ 17 इंटू 12 प्लस S इज इक्वल टू आएगा 13 इंटू 33। अब दोनों को सॉल्व करो, 17 दूनी कितना होता है 34 के 4, 17 एकम 17, 17 और 3 20 हो जाएगा 204 प्लस 17S इज इक्वल टू 13 ते 39 और 3 42। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 17S इज इक्वल टू आ जाएगा, जब घटाओगे तो यहाँ 429 में से 402 घटा दोगे तो 425 बचेगा, 425 है ये। अब यहाँ से S निकाल लेते हैं, 425 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 17, कितना आएगा 17। अब देखो 17 दूनी कितना होता है 34, ठीक है, 17 दूनी 34 होता है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये देख लो एक बार यहाँ पर सही है, ये 17 का S यहाँ पर ठीक है, ठीक। तो यहाँ 17 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी ये 425 नहीं बचेगा 200 बचेगा ना, 225
इसको जब घटाओगे 204 में से 429 घटाओगे तो 429 में तो 429 में से 204 घटाओगे तो 225 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर रफ 17 यहाँ लिख लेते हैं 25, 17 एकम 17, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, यहाँ बचेगा 5, फिर उसके बाद 17 51, 4 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 17 चौको 68, 17 यहाँ पर 0 बना दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17 51, यानी ये इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.23 ओम। तो यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई, पहला एस जो आया वो आया 13.23 ओम आ गया। ठीक, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो एस की वैल्यू निकली है 225 डिवाइड बाई 17, या तो ये करें या फिर एस की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, एस की वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये भी करो कोई दिक्कत नहीं, ये हम पुट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एस, एस की वैल्यू कितना रखेंगे, ये रखेंगे, ये क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर भी 17 है, दोनों कट जाएंगे, तो एस की वैल्यू रखोगे 25, 225 डिवाइड बाई 17, और ये तो हमारे पास सही है, कितना आ जाएगा 17/33, 17 से 17 कट गया। अब आर की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है यहाँ पे 225 डिवाइड बाई 33। अब इसको भी रफ कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, यहाँ पर इसका भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, 33 और 225, तो ये हमारे पास 6 बार पहले चला जाएगा 6, तो 3 18, 3 18 और 3, तो 3 18, 18 1 19, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, फिर उसके बाद ये हमारे पास 7 बार करीब चला जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 यानी 7 बार चला जाएगा। तो ये हमारे पास आर जो आएगा कितना आएगा 6.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो लिखोगे, आंसर में पहला आंसर जो एस आया है वो कितना आया है 13.23 ओम, एंड जो आर आया है वो कितना आया है 6.7 ओम। ये दोनों आंसर हैं, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है जैसे हमने बताया आपको। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपको ये थ्योरी लिखनी है, जो अपने हिसाब से आप लिख लेंगे। ठीक है, देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय, देखिए क्वेश्चन 2025 का पेपर है, बोर्ड है यूपी, और ये क्वेश्चन नंबर है 9, पेपर सेट है 346 JW। ठीक है, इसमें देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 2 नंबर आपके न्यूमेरिकल के हैं, बाकी 3 नंबर में आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक, इसमें हमारे पास दिया गया है कि 5 ओम और 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें डायोड D1 लगा हुआ है और D2 लगा हुआ है। इनको 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि डायोड D1 और D2 में कितनी करंट होगी। क्या बताना है कि इसमें कितनी धारा फ्लो होगी। तो एक बात याद रखना है, सबसे पहले हमें डायोड के विषय में ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे कहीं पर भी डायग्राम बन के आता है ये, तो ये हमारा क्या होता है, जो तीर का पार्ट है वो हमारा P है, और जो हमारे पास लाइन खींची हुई है इसको N कहा जाता है। क्या कहा जाता है, N। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है PN जंक्शन, PN जंक्शन। ठीक है, और ये डायोड नॉर्मल नाम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस, अगर हमारे पास पहले केस में क्या होता है, अगर हमारे पास P जो है बैटरी के पॉजिटिव सीरीज से कनेक्ट है, ये बैटरी कनेक्ट है, और बैटरी का जो बड़ा बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये हमारे पास P है, ये हमारे पास N है। अगर P पॉजिटिव, P जो है
बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है तो इसमें जो करंट होगी फ्लो होगी, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करंट फ्लो होगी, क्या होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन हट जाएगा, यहाँ डायोड की जगह यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और ये करंट फ्लो होगी, करंट पास होगी। करंट फॉरवर्ड मतलब है आगे जाएगी करंट, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे पास P जो है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है। अगर P हमारा नेगेटिव सिरे से कनेक्ट होगा तो करंट नहीं जाएगी। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि अगर हमारे पास डायोड है, डायोड में ये P है, ये N है, ठीक है। ये अगर हमारे पास देखा जाए बैटरी का नेगेटिव सिरा जो है हमारे पास P से कनेक्ट है, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर करंट कोई पास होगी, यहाँ पर करंट नहीं जाएगी। करंट का मतलब होगा जीरो होगा और इसको रिवर्स बायस कहा जाता है। रिवर्स बायस मतलब यहाँ पर करंट पास नहीं होगी। ये दो केस याद रखने हैं, वही इसमें लगना है, ठीक है। अब हमें देखना है बैटरी का कौन सा सिरा किसके साथ कनेक्ट है और किसके साथ कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आओ, जब हमने बताया जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है। यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ पर करंट पहुँचेगी, ये करंट हमारे पास क्या है, I है। अब यहाँ पर करंट एक I1 में जाएगी और एक करंट I2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, I1 और I2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से करंट जा रही है, ये क्या है, ये हमारे पास N है और ये क्या है, ये हमारे पास P है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव सिरा किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर N से, क्योंकि हमने बताया जब पॉजिटिव सिरा N से कनेक्ट हो जाएगा तो उस समय करंट नहीं जाएगी, करंट जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आ रही है I1 वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। क्या है, रिवर्स बायस है। इसके बाद आगे बढ़ो, इसमें यहाँ पर I2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास P है और यहाँ पर N है। P का जो सिरा है पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब जो I2 है वो हमारे I के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि I1 तो जीरो हो चुका है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होके आएगी, यानी I2 निकालें या I1 निकालें। अब इसको निकाल लेते हैं, तो नया डायग्राम जो हमारा बन के तैयार हो जाएगा वो ये बन जाएगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे और करंट फ्लो हो रही है। ये बैटरी हमारे पास लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर जो करंट है वो जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का है और यहाँ पर जो करंट है वो I2 है, ठीक है। ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, तो जब कोई करंट नहीं जाएगी तो इसको हम हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे अब हमें निकालना है I2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ओम का नियम लगा दो, ओम के नियम से क्या बताओगे, ओम का नियम बोलता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितनी है, यहाँ पर I2 है और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है। तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा, I2 हमारे पास आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो हमारे पास एक आंसर ये आ गया कि जो D1 डायोड है, अगर इसको D1 में यहाँ पर I2 कर लो जिससे दिक्कत ना आए, यहाँ पर I चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर I2 कर लेते हैं, तो अब इसको हम I1, क्योंकि D1 पे करंट बता देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो I1 करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.2 एम्पियर आ रही है और जो I2 करंट है वो कितनी है, 0 है। I2 जो है वो कितनी है, 0 एम्पियर है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। ये देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक करंट जो हमारे पास ये डायग्राम में बना के दिखा दोगे आसान से सब समझ में आ जाएगा। ये रिवर्स का केस है, क्यों केस है, इन दोनों कहानियों की वजह से, ठीक। और ये फॉरवर्ड का केस है, ये इसकी वजह से। रिवर्स का केस इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो P से जुड़ा हुआ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो N से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस का केस है। और यहाँ पर ये फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा P से जुड़ा है और नेगेटिव सिरा N से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड का मतलब है कि करंट आगे जाएगी और रिवर्स का मतलब है करंट वापस चली जाएगी, पास नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आइए, आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी आ सकते हैं, उसका भी लिंक हम दे देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।
चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है और पेपर कोड है 346 JW। ठीक है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी, 2025 का पेपर है। इसमें क्या है, हमारे पास 3 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में ये बताना है कि ये जो सिस्टम बन के तैयार हो रहा है इसमें तुल्यधारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या है। दूसरे पार्ट में बताना है कि जो हमारे पास C1 है इसमें कितना चार्ज होगा, कितना आवेश होगा, ये बताना है। और तीसरी बात ये है कि इस पूरे सिस्टम में कितनी संचित ऊर्जा स्टोर हो रही है, संचित हो रही है। ठीक, ये सब बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें इक्विवेलेंट तुल्यधारिता निकाल लेनी होगी, है ना। तो पहला पार्ट है तुल्यधारिता। ठीक, ये कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो सबसे पहले ये और ये यानी C2 और C3 ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। C2 और C3 सीरीज में है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। C2 और C3 श्रेणी क्रम में है। जब कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होते हैं तो 1/, करके निकाला जाता है, और जब रेजिस्टेंस होते हैं तो सीधे ऐड कर दिया जाता है। फिलहाल क्या है, कैपेसिटर है, तो ये मान लेते हैं ये क्या आएगा, C' आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C2 यानी 20 माइक्रोफैरड प्लस C3 20 माइक्रोफैरड। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 20, काट दो कितना आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से C' कितना आ जाएगा, C' आ जाएगा हमारे पास 10 माइक्रोफैरड। ठीक, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या लगाया जा सकता है, C' लगाया जा सकता है। इन दोनों की जगह C' लग जाएगा। तो C' लगेगा तो हमारे पास नया डायग्राम बन जाएगा। एक कैपेसिटर ये लगा दो और इसके बाद जो हमारे पास C' निकला है उसको यहाँ लगा दो। ये क्या है, C1 है, कितना है, C1 जो है हमारे पास 10 माइक्रोफैरड है। C' कितना निकाला हमने, 10 माइक्रोफैरड निकाला है। ठीक है, इसके बाद जो लगा हुआ है जैसे वैसे लगा दो। यहाँ पर कितना है, 20 है, ये 20 है माइक्रोफैरड, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ठीक, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, C1 और C' दोनों समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है, तो इनको लगा देते हैं। सेकंड केस यहाँ पे देखो, ठीक, C1 और C' समांतर क्रम में है। समांतर क्रम मान पैरेलल क्रम, जब पैरेलल क्रम में होते हैं तो सीधे ऐड कर दिए जाते हैं। तो मान लेते हैं जो तुल आएगा इसका कितना आ जाएगा, C'', तो ये C1 प्लस C'। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड प्लस C' कितना निकाला हमने, C' भी 10 निकाला है। टोटल कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। तो C'' कितना आ गया, 20 माइक्रोफैरड। ठीक, ये आ गया। अब नया डायग्राम क्या बन जाएगा, नया डायग्राम फिर हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर हम C'' लगा देते हैं और यहाँ पर एक C' लगा देते हैं और ये बैटरी लगा देते हैं। C'' कितना आया, C4, ये कितना है, C4 है, ये भी 20 है और ये भी हमारे पास कितना है, 20 है। यहाँ पर 20 वोल्ट है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, ये C'' और C4 दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सीरीज में। ये और ये सीरीज में हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगी ऐसे, सॉरी चार्ज निकलेगा ऐसे जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, और जो पैरेलल क्रम में होते हैं उनमें वोल्टेज सेम होता है।
तो ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तो ये सेकंड पार्ट की सी इक्विवेलेंट हमको निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रखो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सी डबल डैश और C4 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट निकाल लो, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डबल डैश प्लस C4 इज इक्वल टू 1/c डबल डैश कितना है, 20 है, प्लस ये भी 20 है, कितना आ जाएगा, यहाँ से एल्सियम ले लोगे 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर काट देंगे तो यहाँ से 10 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया 10 माइक्रोफेरेड, जो कि पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक, ये पहले पार्ट का हमारा आंसर है कि सी इक्विवेलेंट आएगा 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, ये माइक्रोफेरेड लिखा है। अब सुन दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, हमें बताना है कि जो C1 संधारित है इस पे कितना आवेश आएगा, इसमें कितना चार्ज आएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर। देखो एक बात सुनो, हमने बोला जब भी कैपेसिटर पैरेलल लगे होते हैं, समांतर लगे होते हैं, तो इनमें वोल्टेज सेम होता है, और जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो इन पे आवेश सेम होता है। ठीक है, तो जितना आवेश हमारे पास इसमें आएगा उतना ही आवेश इसमें आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, जितना आवेश इसमें आएगा उतना ही आवेश इसमें आएगा। ठीक, समझ गए, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले आवेश निकाल लेना है। तो यहाँ पर कितना आवेश होगा और यहाँ पर कितना आवेश होगा, दोनों सेम होगा। कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका यही है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट में इनका आवेश आ रहा है वो इन दोनों के में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है उसके हिसाब से हमें पहले आवेश निकाल लेना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में है, तो इसमें जो आवेश आएगा वो सब में सेम आएगा। तो आवेश इस पे निकालने के लिए क्या करोगे, आवेश निकालने के लिए Q और CV फार्मूला होता है हमारे पास। Q आवेश है, C कैपेसिटर है, V वोल्टेज है। तो यहाँ पर क्या करोगे, Q C इक्विवेलेंट इंटू V, इसका लगाओ। जब इसको लगाओगे तो यहाँ से हमारे पास Q कितना आ जाएगा, Q निकल के आ जाएगा C इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलने के 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। V कितना है, 20 वोल्ट, ये दिया हुआ है 20 वोल्ट है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 में से 10⁶ है, और यहाँ पर 2 पावर कम हो जाएगी, 2 × 10⁻⁴, और यूनिट होती है कूलाम। यही आवेश हमारे पास पूरे डायग्राम में जाएगा, लेकिन हमें आवेश कहाँ पे निकालना है, C1 पे आवेश निकालना है। तो ये जो आवेश है वो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। ये जो C डबल डैश वाला सिस्टम है वो यहाँ से हमारे पास बन के आया था, इस कॉम्बिनेशन से बन के आया था। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि इस कॉम्बिनेशन में ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसमें कितना वोल्टेज है वो निकालिए जाए। चार्ज तो हमको पता चल गया, चार्ज जो इसमें जा रहा है वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें क्या करना है कि इसमें वोल्टेज कितना है ये निकाल लिया जाए। क्यों, क्योंकि ये दोनों C1 और C डैश दोनों पैरेलल क्रम में है, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए इन दोनों के इक्विवेलेंट का यूज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालते हैं। पहले निकालोगे वोल्टेज C1 में वोल्टेज या विभवांतर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास चार्ज तो यही रहेगा, Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया था, C डबल डैश आया था, C डबल डैश और V1। ठीक, जो इसमें वोल्टेज होगा वही इसमें होगा, तो इसको हमने V1 नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमको पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता। ये Q कितना निकाला, ये निकाला है, यहाँ देख रहे हो नीचे, ठीक 4 है ये।
V1 कितना है, V1 हमको पता नहीं है, सॉरी V1 हमको पता नहीं है, V1 नहीं पता, लेकिन C डबल डैश पता है। C डबल डैश कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और ये V1 हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे आओ, इधर देख लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से V1 निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 है, एक कम हो जाएगी, 5 बचेगा, यहाँ 4 है, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास एक पावर नीचे आएगी, काटोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जी हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट माइक खसक गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। कैसे निकला ये भी देख लो। ये हमारे पास क्या है, 2 है, 2 से 2 काट दोगे, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर एक पावर जो है कम हो जाएगी, 5 बचेगी, वो नीचे आएगी, ये 4 से 4 कम हो जाएगा और ये वोल्ट आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या पता चला, हमें ये पता चला इस सिस्टम पे, इस कॉम्बिनेशन पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है, और जब भी पैरेलल क्रम में होता है तो वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ का जो डायग्राम हमारे पास है, ये वाला डायग्राम, इस पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम 10 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं, ये बताने के लिए, वहाँ लगा के दिखानी नहीं है। ये जो 10 वोल्ट निकला है ये इस पे होगा और इस पे होगा, ठीक, ये बताने के लिए। चलो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, 10 वोल्ट निकल आया। अब हमें पास निकालना क्या है, आवेश। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये हमारे पास Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 और V1। C1 क्या है, ये है हमारे पास, V1 क्या है, अभी हम C1 हमारे पास ये है, और V1 अभी हमने निकाला 10 वोल्ट, तो Q1 निकल आएगा। देखो C1 कितना है, C1 हमारे पास है, C1 है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, V1 10 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारे पास Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 2 पावर कम हो जाएंगी ना, कूलाम। तो एक आंसर ये रहा हमारे पास, 2 आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर ये बात समझ लो, ये निकालने का तरीका ऐसा ही है। सबसे पहले हमारे पास क्या करना था कि इस सिस्टम में कितना वोल्टेज होगा, इस वाले पार्ट पे, इसको निकालने के लिए तो हमने पहले इक्विवेलेंट में कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, तो उसी का यूज किया। तो चार्ज हमको निकल आया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल में कितना वोल्टेज होगा उसको निकाल लिया। जब वोल्टेज निकल आया तो उसके हिसाब से हमने ये निकाल दिया। ये क्यों किया, क्योंकि ये रीजन यही है कि जब पैरेलल क्रम में कैपेसिटर होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है, और जब सीरीज में होते हैं तो आवेश सेम होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अगला पार्ट है, हमें निकालना है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए तीसरे पार्ट में ऊर्जा कैसे निकालोगे, U इज इक्वल टू हाफ CV²। C क्या रखोगे, इक्विवेलेंट रखोगे, तो यहाँ से हमारे पास हाफ C इक्विवेलेंट और V², V हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ से U इज इक्वल टू हाफ तो हाफ ही रहेगा, C इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, C इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। V कितना है, V जो वोल्टेज लगा हुआ है 20 इंटू 20, तो इसको काटोगे 10 बचेगा, 1 2 3, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पावर है, 1 2 3, ये 2 आगे आएगा ही, इसके बाद 1 2 3 पावर कम हो जाएंगी, ये प्लस की ये माइनस हो जाएंगी 3, ये जूल आ जाएगा। इसको आंसर में लिख सकते हो U इज इक्वल टू 2 मिली जूल, ये भी लिखा जा सकता है। तो एक आंसर ये रहा मेरे पास, और एक आंसर हमने पहले ही निकाल दिया है, C इक्विवेलेंट जो है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमारा काम था कि इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट निकल के इतना आएगा। अब इस इक्विवेलेंट में कितना आवेश है, आवेश निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया और कितना आवेश है निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि ये और ये कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है। जब सीरीज में है तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा,
तो हमने चार्ज तो निकाल ही लिया है, लेकिन हमें ये भी पता है ये वाला सिस्टम जो है हमारे पास इससे बन के तैयार हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या किया कि पैरेलल में जो चार्ज था टोटल वो निकाल लिए। उस चार्ज की मदद से हमने निकाल लिया कि इस कॉम्बिनेशन में कितना वोल्टेज है। जब वोल्टेज निकल आएगा तो उसके हिसाब से हमें C1 पे चार्ज निकालना, उसको भी निकाल देंगे। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लाइट आ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक, बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है और ये पेपर कोड है JW 2025 क्लास 12 में। ठीक है, इस परिपथ में हमें ये डायग्राम दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी करंट होगी और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, दो बातें याद रखनी। पहली बात कि अगर हमारे पास कहीं पर भी समांतर क्रम बनता है, पैरेलल क्रम बनता है, तो वहाँ पर वोल्टेज सेम होता है। दूसरी बात, अगर सीरीज बनती है तो सीरीज में करंट सेम होती है। क्या सेम होती है? सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो कोई वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से वोल्टेज से मान लेते हैं करंट। जो बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है निगेटिव होता है। तो करंट यहाँ से फ्लो होती है I, यहाँ पहुँचेगी, वो भी I रहेगी, यहाँ आएगी। यहाँ पर I जो है चेंज हो जाएगी, एक I1 हो जाएगी, दूसरी I2 हो जाएगी। ठीक है, एक I1 हो जाएगी, एक I2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है इसमें I करंट गई, यहाँ पर भी करंट I आई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर I1 हो गई, यहाँ I2 हो गई। ठीक, ये जो कॉम्बिनेशन मेरा बन के तैयार होगा, यहाँ पर क्या होगा, I2 मान लेते हैं, यहाँ पर I1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर जब जाएगी तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, I1 और I2, I1 और I2। ठीक, अब देखो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पर सीरीज के साथ कनेक्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, इसका और इसका, यानी जो वोल्टेज निकाला जाए तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने के बाद ये जो हमारे पास बनेगा इतना पार्ट, इस पार्ट की कंडीशन ये याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पर करंट चेंज हो रही है, ये I1 जो है यहाँ पर I3 I4 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे हैं? समांतर क्रम में है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, ये वोल्टेज है, अगर ये रेजिस्टेंस ना लगा होता, अगर ये वाला रेजिस्टेंस ना लगा होता और ये वोल्टेज डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता, तो ये और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें हो जाता? पैरेलल हो जाता। ठीक है, फिलहाल के लिए ये दोनों पैरेलल है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर करंट कुछ और जाएगी, यहाँ पर करंट कुछ और जाएगी। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल क्रम में है। बताएंगे 75 ओम और 50 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R1 है। तो इस समांतर क्रम में निकालने का तरीका यही होता है मेरे पास, 75 प्लस 1/50। इनका एलसीएम लोगों को कितना आएगा? 150 आएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो ये 5/150 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। तो यहाँ से R1 हो जाएगा 30 ओम। कितना आ जाएगा? 30 ओम। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन को हटा के हम क्या कर सकते हैं? 30 ओम के रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, 30 ओम के रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो मेरा जो नया डायग्राम बन जाएगा, वो डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पर हमने ये 100 ओम का लगाया, 100 ओम। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 50 ओम है। ठीक, ये क्या है? 50 ओम है।
और यहाँ पर जो है ये वाला जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बना के तैयार किया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना के तैयार किया है उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसको लगाने को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये वायर है, ठीक है, वायर से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। ये कितना निकला है, 30 ओम निकला है। ये कितना है, 4.75 वोल्ट है। ठीक, अब देखने में लगेगा कि ये हमारे पास, अगर हम इस वाले को यहाँ लगा देते तो ये दोनों पैरेलल में लगते, ठीक है। इसके बाद ये इस पे जो वोल्टेज है, इस पे जो वोल्टेज है, इस पे वोल्टेज अलग अलग है। यानी यहाँ का वोल्टेज अगर ये वाला रेजिस्टेंस ना होता तो इन दोनों का वोल्टेज सेम आता। फिलहाल ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो ये डायग्राम में ये जो है ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, ये एक वायर से कनेक्ट किया गया, वायर की लंबाई कुछ भी कर दी गई है। तो यहाँ पर सीधे से कर सकते थे कि इसको हम सीरीज में यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे इन सब को हटा के, तो वही हमने किया यहाँ पर। अब ये याद रखना है, ये देखने में आपको अगर हम ये रेजिस्टेंस उठा के यहाँ पे लगा देते तो ये कैसे लगता है, पैरेलल क्रम में लगता है। लेकिन इसको हमने यहाँ पर इस वजह से रखा है जिससे ये सीरीज में समझ में आए, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये पहले ये दोनों पैरेलल थे, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो लिखोगे 50 ओम और 30 ओम, दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इनके इक्विवेलेंट को कह देंगे R2। श्रेणी क्रम में सीधे ऐड हो जाता है, 50 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 80 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये 80 ओम आ गया। अब देखो, अब नया डायग्राम बन जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन को हटा के, इस कॉम्बिनेशन को हटा के ये लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा, ये बैटरी है 4.75 वोल्ट की। यहाँ पर क्या है, ये 100 ओम है। अब हमने बताया ये जो हमारे पास इन दोनों के इक्विवेलेंट कितना हो गया, 80 ओम, जो कि R2 है, 80 ओम है। ठीक, यहाँ पर ये R1 था मान लेते हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो बता देंगे कि हमारे पास 100 ओम और 80 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 100 प्लस 80 बराबर आ जाएगा 180 ओम। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 180 ओम। 180 ओम है ये एक आंसर हो गया, क्योंकि इसने पूछा था कि हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट बताना है, तो 180 ओम आ गया। ये बात याद रखनी है, ये दोनों पैरेलल क्रम में होंगे, बाकी सब सीरीज में हो जाएंगे। क्या कंडीशन है, ये जो वोल्टेज लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर समान नहीं है। जब वोल्टेज समान नहीं होता तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं वो किसमें होते हैं, पैरेलल श्रेणी क्रम में होते हैं। किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। अब इसमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है, तो ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है जो हमारे पास वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यहाँ पर देखो वोल्टेज दिया हुआ है, कितना है, 4.75। करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है, R इक्विवेलेंट 180। यहाँ से I जब निकालेंगे 4.75 डिवाइड बाई 180, तो ये कितना आ जाएगा, 26.4 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर है 26.4 मिली एम्पियर। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जैसा बताया है वैसे करना है कि ये दोनों हमारे हो जाएंगे पैरेलल क्रम में
और इसके बाद ये और ये सब सीरीज में हो जाएंगे। इनका जो रेजिस्टेंस आया, इसका रेजिस्टेंस और इसका सब सीरीज में हो जाएंगे। फिर यहाँ से इक्विवेलेंट 180 आ जाएगा। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में टी पार्ट है और उसका अथवा अगर जो पार्ट था 2025 बोर्ड है यूपी और पेपर का कोड है 346 JW। ठीक है, पेपर सेट है 5 नंबर का। इसमें क्या है, आपको 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसमें से 1 नंबर आपको थ्योरी के मिलेंगे। क्या बताना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके अलावा प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। ये सब दोनों कंटेंट लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी आधा नंबर ये है, आधा ये है। इसके बाद 2 नंबर में आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि हमारे पास किसी धातु के लिए जो देहली आवृत्ति है यानी म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और इस पे जो प्रकाश डाला जा रहा है सरफेस पे, उसकी जो आवृत्ति है 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। अब आपको ये बताना है कि निरोधी विभव कितना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इसके लिए कितना कार्य फलन किया जाएगा। 2 चीजें बतानी है, निरोधी विभव बताना है और कार्य फलन बताना है। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है। क्या है, ये सरफेस है। इस सरफेस पे जो भी प्रकाश डाला जा रहा है, उस प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है जिसको म्यू कहा जा रहा है, वो कितना है, वो है हमारे पास 3, कितना है, 8.2 × 10⁻14 ये प्रकाश इस पर डाला जा रहा है। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी वाला प्रकाश डाला जा रहा है। अब ये इसकी सरफेस पे आएगा, इसकी सरफेस पे आने से क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर आने में जो भी फ्रिक्वेंसी यूज होगी, इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन को ऊपर आने में जो भी फ्रिक्वेंसी यूज होगी, उसकी जो आवृत्ति है कितनी है, यहाँ पर h म्यू नॉट है जो कि देहली वाली है, वो कितनी है, 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी ये फ्रिक्वेंसी जो है इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लेके आएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो किरण इसमें आपतित की गई उसके लिए फ्रिक्वेंसी है, और इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज की गई है वो ये है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है वो इलेक्ट्रॉन इसे मूव कर जाएगा, और जो मूव करेगा तो उसके लिए जो एनर्जी यूज होगी के मैक्स यूज होगी। ठीक है, लेकिन क्या बात है, इसने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है उस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराना है, उसको रोकना है। निरोधी विभव का मतलब है कितना पोटेंशियल लगाया जाए जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाए। तो उस केस में क्या होगा, जो के मैक्स है, जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहा है उतनी ही एनर्जी से अगर रोक दिया जाए तभी तो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। तो यो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना होगा। और ये हमारे पास निरोधी विभव V नॉट और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे लिख दो और V नॉट लिख दो। यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पोटेंशियल यूज हुआ है वो कौन सा है, निरोधी विभव है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सिंपल सी बात याद रखना है कि जो चार्ज, जो एनर्जी इसको यहाँ पर रोकने में यूज होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब भी कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है E = क्या होता है, h न्यू होता है। ठीक, और जो कार्यफलन होता है फाई नॉट होता है, जो कि होता है h म्यू नॉट होता है। ठीक, तो हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी = हो गई कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी जो कि k मैक्स है। ये हमारे पास कंडीशन होती है, यानी जब भी कोई प्रकाश किसी सरफेस पे आपतित होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कार्यफलन में, और कार्यफलन के साथ काइनेटिक एनर्जी पे। तो यहाँ पर म्यू नॉट लिख दो, कार्यफलन है। अब हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया कार्यफलन भी हमको बताना है। तो फिलहाल के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से सारी वैल्यू पुट करो। E की जगह लिख दोगे h म्यू
इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दोगे, एच म्यू नॉट, और यहाँ पर के मैक्स की जगह ये लिख दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी नॉट। वी नॉट क्या है, निरोधी विभव है, ये वी नॉट है, ये म्यू नॉट है। तो यहाँ से हमारे पास ई वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दोगे और एच कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही हमें निकाल के देना था। अब वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एच, एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाओ, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी है, इसकी वैल्यू ये है 8.2 इंटू 10 की पावर 14 है, और म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है जो कि ये है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, अब इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से तो 14 है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 34 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर हमारे पास होने वाला क्या है 6.6, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं केवल 3.3 और 8.2 का, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। ठीक है, पावर कितनी है 10 की पावर, ये माइनस का 34 है, ये कितनी है 14 है, तो कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा, और नीचे डिवाइड किससे करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो ये देखो क्या है 16 है, और ये 16 से 48 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 3 के बराबर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये पावर कितनी 19 है, यहाँ पर 20 है, एक पावर बच जाएगी, तो यहाँ से वी नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 18, 3 18 19, एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, एक पॉइंट इससे मिल जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये बोल्ट आ जाएगी, तो जो निरोधी विभव होगा, जो निरोधी विभव होगा वी नॉट, वो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन लेके चले हैं तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। ठीक, ये सही है, ये भी सही है, हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है। देखो ये 4.9 था, तो हमने क्या किया है 16 से 1.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो 16 से 48 होता है, जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा आएगा, जब ये कुछ ज़्यादा आएगा तो 2 वोल्ट के करीब आंसर आ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर हो गया 2 वोल्ट। ठीक, अब इसके अप्रॉक्सीमेट अगर कहीं आंसर आपको मिलता है वी नॉट इज इक्वल टू 2.03, तो वो भी सही है। ठीक, ये मत समझना कि कम आया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इसमें तो फिर रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा। फिलहाल के लिए आंसर आपको 2 वोल्ट याद रखना है, या तो ये आंसर याद रखना है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कार फलन फाई नॉट भी बताना है, फाई नॉट बताना है। ठीक, ऊपर लिख देते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू एच और म्यू नॉट, एच की वैल्यू हमने बताया 6.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है माइनस का 34 जूल सेकंड, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10 की पावर 14, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 33। देखो ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 3.3, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 3.3। ठीक है, ये कितना बचेगा 10 की पावर कितना है 14 है, ये 20 बचेगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 33 का जो स्क्वायर होता है 1089, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, और 10 की पावर माइनस का 20 सॉरी, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, उनका 18 हो जाएगा, और 16 एक 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट कितना 2 के बाद है, एक पॉइंट और लगा देते हैं यहाँ पर, इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल आ जाएगी। तो कार फलन हमारा फाई नॉट कितना आया है 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 जूल। अब जूल के साथ अगर इसको बोल्ट में भी लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर सकते हो फाई नॉट इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, उसको डिवाइड कर देना
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 से, यहाँ से 5 नॉट हमारा बोल्ट में आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको कर सकते हो, जैसे यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, 1.6 हटा देते हैं, 0.2178, एक बार जाएगा, 16 बचेगा, 5 बचेगा, 57, 48, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 और ये हमारे पास 8, 16, 80, 96, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी आंसर हो आप मिला सकते हैं, जूल में होगा तो ये आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ये आंसर होगा, और हमारे पास जो ये निकला था निरोधी विभव वो कितना आया था? 2.03 या फिर ये 1.98 वोल्ट। जो भी आंसर मिलाना है कोई दिक्कत नहीं, सारे ही आंसर सही हैं, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, इस वजह से है, नहीं तो एच की वैल्यू होती है हमारे पास का 6.634 करके कुछ होती है। एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे, लेकिन जो हम वैल्यू बता रहे हैं इतनी याद रखनी है और इसको रखना है, आंसर पूरा सही है, ठीक है। देखो समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक। व्हाट्सएप का भी लिंक दे देंगे, उसमें भी आके पूछ सकते हो। चलो बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी, और क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ये आपको 1 नंबर में ये लिखना होगा जो इसकी थ्योरी दी गई है, ठीक। फिर इसके बाद 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल है, या हो सकता है 2.5 नंबर में न्यूमेरिकल हो, आधे नंबर में आपको ये थ्योरी लिखनी है। इसमें क्या कहानी है देखो, इसमें बताया है कि 2 तरंग दैर्ध्य यूज की जा रही है, एक 6000 एंगस्ट्रॉम की है, दूसरी 5000 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। जो झिल्लियां लगी हैं, जो सिल्ट हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? 10⁻³ मीटर है, ठीक है। पर्दे के बीच की दूरी कितनी है झिल्लियों से? 1 मीटर की दूरी पे पर्दा रखा हुआ है। कंडीशन ये है कि जो तीसरा केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, जो तीसरा केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, उससे न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, जहां पर दोनों तरंगे एक दूसरे पे कोलैप्स करती हैं, संपाती होती हैं। और कौन सी तरंग दैर्ध्यों के कारण? दीप्त फ्रिंज। जो दीप्त फ्रिंज होती है, एक अदीप्त होती है जिसको ब्राइट कहा जाता है, सॉरी जिसको डार्क फ्रिंज कहा जाता है, एक दीप्त होती है जिसको ब्राइट फ्रिंज कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिल्ट ये है, दूसरा सिल्ट ये है, ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी है? इसको स्मॉल d से लिखा जाता है, वो दूरी जो है d वो कितनी है? 10⁻³ 10⁻³ मीटर है, ठीक है। इनसे 1 मीटर की दूरी पे एक पर्दा रखा हुआ है। कितने मीटर की दूरी पर रखा हुआ है? 1 मीटर की, जिसको कैपिटल डी कहा जाता है, वो 1 मीटर दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? पर्दा है, ठीक है। ये हमारे पास झिल्लियां हैं। अब यहाँ पर एक प्रकाश रखा जाता है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? λ1 है, और वो कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम का है, ये प्रकाश है, ठीक। उससे कुछ लाइन जाएंगी, कुछ किरणें जाएंगी, उसके सेंटर पे जाएंगी, फिर उसका जो तीसरा मैक्सिमम बनेगा वहां पर पहुंचेंगी। वहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा? हमको वहां से एक कंडीशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? जब हम दूसरा प्रकाश जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 उसको यूज करेंगे तो उसकी कंडीशन मिलेगी, दोनों संपाती हैं। तो पहली कंडीशन में, जब पहली कंडीशन देखेंगे तो ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट है। क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट कुछ ऐसे बनता है हमारे पास जाके, ठीक। फिर उसके बाद ये पहला केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये जाता है, फिर ये आता है, फिर ये जाता है। तो ये केंद्रीय है। इसने बोला है केंद्रीय उच्चिष्ट से तीसरा केंद्रीय उच्चिष्ट, तो ये 0 पहला हो गया, ये हमारा पहला हो गया। केंद्रीय उच्चिष्ट से है ना, पहला, दूसरा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये 1 2 3, ये तीसरा केंद्रीय उच्चिष्ट आता है। केंद्रीय उच्चिष्ट से तीसरा, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है। इसके बाद फिर ये आता है, फिर ये आता है। देखो यहाँ पर क्या, जहाँ पर उच्चिष्ट है वहां पर क्या होगा? दीप्त, और जहाँ पर ये नीचे है वो अदीप्त होगा, ठीक है। ये 1 2 3। अब यहाँ से आपको बताना है
इस पॉइंट से हमें ये बताना है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए कंडीशन बनेगी और दूसरी कंडीशन बनेगी ये 6000 लिख देते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए और दूसरी कंडीशन बनेगी 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो दोनों कंडीशन में ये दूरी हमें बतानी है कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी बतानी है। ठीक, तो कंडीशन लगाओ। जैसे पहली कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, इनमें निकाल लेते हैं क्या नंबर आएगा सीक्वेंस में। तो हमारे पास जो दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है, दीप्त फ्रिंज, इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास y के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है n लेमडा, यहाँ पर होता है कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ये फार्मूला होता है जब भी दीप्त या ब्राइट फ्रिंज की बात होती है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि दीप्त फ्रिंजों के लिए बताना है, इस वजह से ये वाला फार्मूला यूज होगा। पहली कंडीशन के हिसाब से इसने बोला है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है उनमें y1 एक मान लेते हैं, y1 के लिए क्या होगा n1, इसके लिए वेवलेंथ कितनी है लेमडा 1 और ये क्या है d है, ये स्मॉल d है। दूसरी कंडीशन y2 है, इसके लिए पोजीशन क्या है n2 और ये लेमडा 2 कैपिटल D है स्मॉल d है। ये जो 5000 और 6000 लिखे हैं इसको एक को y1 मान लेते हैं, एक को y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनमें रिलेशन देखो, ये दोनों संपाती हो रही हैं, लेकिन कहाँ से हो रही है, ये हमने बताया कि केंद्र जो तीसरा केंद्रीय उच्चष्ट है उससे कितनी दूरी पर हो रही। दोनों संपाती होने का मतलब है दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रही हैं। जब दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रही हैं तो संपाती की कंडीशन में, संपाती होने के कारण दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा y1 बराबर y2। तो यहाँ से रिलेशन निकल आएगी n1 लेमडा 1 कैपिटल D स्मॉल d इज इक्वल टू होगा n2 लेमडा 2 कैपिटल D स्मॉल d। ये तो कट जाएगा। n1 की वैल्यू पहली कंडीशन हमारे पास जो दूसरा है उसको भी लिख देते हैं। दूसरा प्रकाश यहीं पर रखा जाता है जिसकी वेवलेंथ क्या है लेमडा 2 कितनी, उसकी तरंग दैर्घ्य है 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इन दोनों को लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या है n1 हमको पता नहीं है, n1 लेमडा 1 क्या है 6000 है, एंगस्ट्रॉम पे ही लिख देते हैं। n2 पता नहीं है, लेमडा 2 ये कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है। दोनों को काट दोगे आपस में तो एक रिलेशन बन जाएगी। क्या रिलेशन बनेगी, n1 और n2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो n1 है वो हमारा 5 है और जो n2 है वो हमारा 6 है। तो ये हमने एजम्पशन कर लिया, रेशियो में था उसको हमने सीधे सीधे मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इनकी दीप्त फ्रिंज। ये हमने ये बताया कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से आओ, यहाँ से नहीं लिख देना है दूरी, इसकी तीसरी से लिखा है, इसी वजह से हमने ऊपर जाके लिखा है वहाँ पे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास y1 निकाल लेते हैं। n1 को हमने 5 मान लिया है, n2 को 6 मान लिया है। तो यहाँ से रिंग लाइट तो नहीं है, यहाँ पर देखो y1 निकालने के लिए क्या करोगे, n1 लेमडा 1 कैपिटल D स्मॉल d। ठीक है, यहाँ पे देखो n1 की वैल्यू हमने कितना माना 5, जो रेशियो आया था उसी के हिसाब से हमने सीधे मान लिया, ये 5 आ जाएगा। और n2 सॉरी लेमडा 1 कितना है, लेमडा 1 हमारे पास पहली जो वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने लिख दिया। कैपिटल D दिया हुआ है 1 मीटर की डिस्टेंस है, डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d कितना है 10 की पावर -3 है। ठीक है, स्मॉल d कितना है 10 की पावर -3 है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से y1 ये कितनी पावर है, ये 3 है और ये 3 6 हो जाएंगी। इसमें कितना है देखो, ये प्लस की 3 ये है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएंगी और ये कितना है 10 की पावर -10 है, तो 6 में कम हो जाएंगे, कितना बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा और पावर कितनी बचेगी 10 की पावर 4। ठीक है, 6 कम हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10 की पावर -3 मीटर, यानी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, तीसरे केंद्रीय उच्चष्ट से जो दूरी आएगी वो 3 मीटर की आएगी, या इसी को कह सकते हो y1 = 3 mm। तो यही हमसे पूछा गया था कितनी दूरी पे होगी। दूसरा इसको चेक कर सकते हो y2 निकाल के, y2 = कितना आएगा, ठीक है ना,
यहाँ पे दिख रहा, यहीं पे लिख देते हैं y2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर n2 लिखोगे, लैम्डा 2 लिखोगे, कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, दोनों बराबर आनी चाहिए। y2 इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। लैम्डा 2 कितना है, दूसरी वेवलेंथ हमने 5000 एंगस्ट्रॉम की यूज की है। 500 इंटू 10 की पावर -3 क्यों 10 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमें मीटर में बदलना है, ठीक है। सॉरी, कैपिटल D की वैल्यू 1 है, स्मॉल d की वैल्यू 10 की पावर -3 है। तो यहाँ से जब y2 सॉल्व करोगे 30 आ जाएगा, पावर वही बचेगी 10 की पावर -4। फिर जब हटाओगे तो y2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 mm। तो ये हमारे पास आंसर है, यहाँ पर 3 mm ही आएगा, ठीक है, 30 mm नहीं आएगा, 3 mm आएगा। यानी इसकी जो तीसरी पोजीशन है, इस तीसरी पोजीशन से कितनी दूरी पे होगा, 3 mm की, या 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर की। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। दिमाग में ये रखना है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से जो तीसरी उच्चिष्ट लिखा है ना, तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी बतानी है, ठीक है। तृतीय अगर मानोगे तो पहली जैसे हम ये मान लेते हैं सेंटर वाली 1 2 3, तो यहाँ से मान सकते हो, यहाँ से दूरी बतानी है। अगर इसको केंद्रीय को हम क्या मानते हैं, नॉट मानते हैं, x नॉट, तो ये यहाँ से बतानी होगी, ठीक। तो आपको इससे नहीं बताना, या तो ये बताओ या तो यहाँ से बताओ, ये डायग्राम बना के दिखा देना, और तीसरा नंबर जहाँ पे लिख दोगे वहां से दूरी बता देना, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से दूरी नहीं बतानी है, यहाँ से बता दो। इसने लिखा है तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट, इसको अगर पहला मानते हो तो 1 2 3 यहाँ से बताना है। अगर इसको सेंटर वाली मानते हो, इसको छोड़ देते हो तो 1 2 3 यहाँ से बताना है। या तो ये बताना होगा यहाँ से, या तो फिर यहाँ से बताना होगा, यहाँ से नहीं बताना है, ठीक है। और कितने दूरी पे आएगा, 3 mm की, दोनों इक्वल है। चलो बाय। देखो समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी हम व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे, जिससे आप क्वेश्चन भेज देना, वहां पर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और पेपर कोड JW, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको लॉरेंज बल जो है उसके समीकरण को लिखना है। यानी जो लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज फोर्स जो होता है, उसकी जो समीकरण की इक्वेशन वो लिख देनी है, आधा नंबर है। बाकी 1.5 नंबर में न्यूमेरिकल है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर का है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है, 5 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूव करने के बाद उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पर हम बता देते हैं। कभी भी ऐसी कंडीशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कोई भी वेग से मूव कर रहा पार्टिकल, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 3 डायमेंशन बता देते हैं। 3 डायमेंशन ऐसे हो गई, ये हो गई x, ये z, और ये एक वर्टिकल हो गई y। तो ये 3 डायमेंशन हमने बना दिए, ठीक है। अब मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, ये 3 डायमेंशन हो गई। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक। ये पूरा एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आने का काम करेगा, और इसकी स्पीड इस तरफ मूव करने की है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Fe। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, जो भी होगा Q इंटू ई। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो जाएगा ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ये मूव करने की कोशिश करेगा।
वैसे इसको मूव करना इधर है। मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मूव करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि होगा एफ बी, जो कि बराबर होगा क्यू वी बी के, और जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो इस तरफ है। ठीक है, इसने बोला है ये इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर जा रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बिना डेविएट हुए, बिना विचलन हुए ये अपने पाथ पे चला जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? इलेक्ट्रॉन जो है बिना विचलित हुए जहाँ पे जाना है उसको चला जाएगा। ये तभी पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ऊपर जा रहा था इसके रुक जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो जेड एक्सिस पे जा रहा था वो रुक जाएगा, और ये अपनी स्पीड से जहाँ जाना था चला जाएगा। तो बात क्या सिंपल समझ में आई कि ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाएं, तभी इलेक्ट्रॉन में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो बस लिख दो इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए तब ही जा सकता जब इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बराबर हो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी के। तो ये तभी पॉसिबल है। यानी जो नेट फोर्स है लॉरेंज फोर्स, देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स लगता है। ठीक है, वो क्या हो? जीरो हो। ठीक है, वो जीरो हो। तो ये क्या जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाए। अब दोनों को बराबर कर दो। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इसको भी ऐसे लिख दो ई वी बी। क्या हो जाएगा? ई वी बी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हट जाएगा, यहाँ से वी निकालना है हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁴, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो v 5 से 5 कट जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी। 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इतनी स्पीड से मूव करेगा 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से। ये तब पॉसिबल जब इसकी स्पीड इतनी होगी, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो रहा है वो इफेक्ट करेगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की गति को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। देखो मैं बार बार फिर समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आने का काम करेगा। लेकिन हमने बोला है कि ये अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होने का मतलब है ये ना तो ऊपर जा रहा है ना ही जेड एक्सिस पे जा रहा है, ये इसको ऐसे जाना है तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि नेट लॉरेंज बल अगर जीरो हो जाए तो ये हमारे पास कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आया। अब लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन लिख देना सिंपल सी। लॉरेंज बल, तो ये क्या होता है? लॉरेंज बल हमें याद रखना है कि लॉरेंज फोर्स जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, और इनको मॉड के अंदर लिख दो जिससे ये हो, अगर मैग्नीट्यूड की बात हो डायरेक्शन पे, अगर ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाता है, और जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें मॉड लगा दो एफ ई प्लस मॉड ऑफ एफ बी। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन लिख दो सिंपल सी। क्या लिख दोगे? Q और E प्लस Q, यहाँ से V क्रॉस B होता है, मॉड लगा दो जिससे अगर हमको डायरेक्शन लेनी होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। QE, ठीक, यहाँ पर QVB। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी।
ये डायरेक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो।